तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। अभी हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो सही उत्तर होगा 13वें स्थान पे है भारत। तो इसके बारे में जानते हैं। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026। अच्छा, कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। और अभी इसने 163 देशों की ये सूची जारी की है। तो इसे जारी करने का उद्देश्य है देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापना और तुलना करना। और पाकिस्तान पहली बार इस सूचकांक में पहले स्थान पे आ गया है। ये तो वही बात हो गई, जिसको पैदा किया वही उसको खा गया। आतंकवाद को पैदा करने वाला, आतंकवाद को शरण देने वाला आज खुद भुगत रहा है। वो कहते हैं ना, बुराई किसी की सगी नहीं होती। लेकिन अगर दुनिया भर में हम बात करते हैं तो कुल आतंकवादी मौतों में गिरावट देखी गई है। बाकी पहले स्थान पे पाकिस्तान याद रखना, और भारत कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। पिछली बार की भी बता दूं मैं आपको, भारत 14वें स्थान पे था, इस बार 13वें स्थान पे रहा। और कहा गया इस रिपोर्ट में कि आतंकवाद से होने वाली मौतों में 28% की कमी आई है, और जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें 22% की गिरावट दर्ज की गई है। तो हमें क्या याद रखना है भाई? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये याद रखना। कौन जारी करता है? टॉप पर पाकिस्तान है, भारत 13वें स्थान पर है। बस इतना सा याद रखो। अब चलो, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और आप देखोगे ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की लिस्ट है। बार बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। अब जो भी इसमें अपडेट होते जाएंगे वो मैं यहीं पे अपडेट कर दूंगा। ये जो पीले पीले आपको हाईलाइटर दिख रहे हैं ये अपडेटेड है। जैसे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91 पे है, टॉपर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये अपडेटेड है, अभी 2026 का आया, 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉपर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हमने पढ़ा, भारत 13वें स्थान पे है और टॉपर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, फिर चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉपर स्वीडन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स की सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रैंकिंग में टॉप 30 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है दिल्ली में। तो अभी लंदन में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको लगातार 8वीं बार भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। मतलब लगातार 8वीं बार, मतलब 2019 से अभी 2026 तक लगातार जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का भी सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। वहीं अगर ग्लोबल रैंकिंग में बात करते हैं, पूरे विश्व में आप देखोगे तो पिछली बार भारत इसमें 32वें स्थान पर था, इस बार सुधार देखने को मिला, 28वें स्थान पे आ गया। और टॉप 30 में एकमात्र ये भारतीय एयरपोर्ट है। अच्छा, आप पूछोगे फिर टॉप पर कौन है? दुनिया का टॉप बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, दूसरे पे हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरे पे टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा। तो टॉप पर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, और भारत का ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इसमें 28वें स्थान पर है। भारत के कुछ दूसरे एयरपोर्ट्स भी हैं जिनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग आप देख सकते हो। जैसे कि बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विसेज में भारत और दक्षिण एशिया में टॉप पर बना हुआ है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट्स में बात करें भारत और दक्षिण एशिया में ही, तो टॉप पर है बंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू है। कुछ इसी से संबंधित प्रश्न आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं। देखो कि अभी एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हुआ था, कहां पे? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और 2025 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बना। और फेयर से फुर्सत यानी कि किराया से फुर्सत योजना अभी शुरू की थी। किसने? हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू ने। कहां से? रीवा मध्य प्रदेश से।
जिसका उद्देश्य है आम लोगों को कम किराए में हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। और इस योजना के तहत अभी पहली उड़ान शुरू हुई है रीवा से रायपुर के बीच में। और भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये बना था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 दिया गया था लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डे को, जो गुवाहाटी में है। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? तो दुबई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाला भारत का चौथा एयरलाइन बन गया। अभी तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रख दिया गया। और एयरपोर्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं या उड्डयन की बात कर रहे हैं तो ये उड़ान योजना हमेशा आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक, जो कि 2016 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य है छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना, कनेक्टिविटी को बेहतर करना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो आंसर होगा अनुतिन चारनविराकुल को। देखो आपको याद होगा पिछले साल जो थाईलैंड में पूर्व प्रधानमंत्री थी पेंटाक्टोर्न शिनावात्रा, हमने पढ़ा था, फिर उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंबोडिया के सीनियर लीडर से बात कर ली थी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। तो इसी के चलते वहां पे काफी हंगामा हो गया था कि भैया तुम दुश्मन देश से बातें कर रही हो, ये वो, तो फिर हटना पड़ा था। फिर उसके बाद अनुतिन चारनविराकुल को देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। और अभी भाई तब तो उनको पद से हटने के बाद इनको चुन लिया गया था, लेकिन अभी जब यहाँ पे इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में इनकी पार्टी ने यहाँ पे जीत हासिल की है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? भूमजाई थाई पार्टी। और इस तरह से अब वो एक बार फिर से यहाँ पे प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, अनुतिन चारनविराकुल। अब मैं आपको क्या करूंगा, थाईलैंड तो लेकर के ही चलूंगा, थाईलैंड जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अभी देशों में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो लीडर बने वो हम रिवाइज कर लेते हैं शीट। देखो चेक रिपब्लिक का भी नया प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबेस को बनाया गया। चिली देश के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो बने। जापान की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी और नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास गहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुग्गिनियम। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकोस डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। उसके अलावा गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया। नीदरलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली। ईरान के सर्वोच्च नेता चुना गया अभी मोहताज खामेनेई को। और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। अब चले थाईलैंड। चलो ये रहा मैप में थाईलैंड, जिसे सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम सियाम है। इसके साथ हम मैत्री अभ्यास करते हैं, अयुत्या अभ्यास करते हैं, सियाम अभ्यास करते हैं। कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है थाई बहत। प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविराकुल। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवाता हूँ। आपको याद रखना है ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश बना था थाईलैंड। पीएम मोदी ने कहां पर संवाद कार्यक्रम 2025 को संबोधित किया था? थाईलैंड। 2025 में जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ था उसको होस्ट किया था थाईलैंड ने, अब होस्ट कर रहा है बांग्लादेश। वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष खुनिंग पटामा को चुना गया। ये थाईलैंड से हैं। इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष। मिस वर्ल्ड 2025 जो 72वां एडिशन हुआ था भारत में हुआ था तेलंगाना में, उसको जीता था ओपल सुचाता ने, वो थाईलैंड से ही है। अभी जो मैत्री अभ्यास हुआ था पिछले साल वो भारत थाईलैंड के बीच में कहां पर हुआ था? मेघालय के उमरोई में। पहला एशियन लेजेंड कप 2026 इसे होस्ट करेगा थाईलैंड। 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 ये बैंकॉक थाईलैंड में हुए। पहला आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी 2025 थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड ने जीता, यूएई को हराया। दूसरा वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 बैंकॉक थाईलैंड में होगा, मतलब हो चुका है। इसको जीता इंडिया ए टीम ने बांग्लादेश ए टीम को हरा करके। और इन सेट 2 अभ्यास भी अभी हमने किया था। एयर एक्सरसाइज है भारत थाईलैंड के बीच में कहां पे? और अगर मलक्का जल संधि की बात करोगे तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। और किन को अलग करती है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को ये अलग करती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुदर्शन पटनायक को। तो अभी केंद्र सरकार ने सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। कौन है सुदर्शन पटनायक? तो एक प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार है, सैंड आर्टिस्ट हैं, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हर बार हम देखते हैं किसी भी त्योहार पे या किसी भी बड़े मौके पर ये रेत से मूर्ति बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, या किसी भी महान व्यक्ति की पुण्यतिथि आ जाती है तो इनकी फोटो हमें देखने को मिलती है
रेत से वो फोटो बनाते हैं ये। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं ये, सैंड आर्टिस्ट हैं, नाम है सुदर्शन पटनायक, और इन्हीं को अभी सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ब्रांड एम्बेसडर्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, थोड़ी सी सेंसस की बात कर लेते हैं, जनगणना की। देखो पिछली बार जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त बने थे सी चंद्रमौली। अच्छा, भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन, 1881 वाली बात कर रहा हूं। और थीम क्या थी पिछली बार की? अवर सेंसेस अवर फ्यूचर, जो कि उसका 15वां संस्करण था। वहीं इस वाली बात कर ले अभी की बात। अभी ये भारत की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना आप कह सकते हो। और इस बार की जनगणना में पहली बार जाति आधारित गणना को भी जोड़ा गया है। ये पहला डिजिटल सेंसस भी है, इसमें स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी होगी। और हाँ, इसके मैस्कोट भी हम पढ़ चुके हैं। इसके दो मैस्कोट हैं, प्रगति और विकास। प्रगति जो महिला प्रगणक है और जो विकास है वो पुरुष है। इसके अलावा अगर आप पूछोगे कि इस बार जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल हैं, जो जनगणना आयुक्त हैं, वो कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है, ये नाम भी याद रखना है। और जो जनगणना है ना, वो 1948 जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत एक केंद्रीय विषय है। और भारत में जो जनगणना है उसका आयोजन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कुछ मोटी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना। बाकी ब्रांड एम्बेसडर्स की बात चल रही है तो ये रहे। अभी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हरमनप्रीत कौर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिसको भारत ने जीता, होस्ट किया था भारत और श्रीलंका ने, इसके टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाए थे रोहित शर्मा। 28वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बने थे शरद कमल, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी, सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा, यूनिक्लो के इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर बने जसप्रीत बुमराह, और भीम यूपीआई के भीम पेमेंट एप्लीकेशन के बने थे महेंद्र सिंह धोनी, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के बने युवराज सिंह, झारखंड पर्यटन के महेंद्र सिंह धोनी, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान की बनी थी सारा तेंदुलकर, जोमेटो के शाहरुख खान, उड़ीसा हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? अभिनव बिंद्रा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया की लैंगिक समानता के लिए बनी थी कीर्ति सेनन, लिवाइस की बनी आलिया भट्ट, और परप्लेक्सिटी एआई के बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल में रिलीफ योजना 2026 को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। अब ये इंपॉर्टेंट योजना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है। तो याद रखेंगे, अभी भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने रिलीफ नाम से एक योजना को शुरू किया है। तो आप कह सकते हो ये योजना उन भारतीय व्यापारियों के लिए है जो विदेशों में अपना सामान भेजते हैं। अच्छा, रिलीफ की फुल फॉर्म देखो एक बार, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। तो ये योजना भी शुरू क्यों की गई या क्या उद्देश्य है अभी लाने का? तो आपको बताएं, पश्चिम एशिया मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है और खास तौर पे जो हार्मुज जल संधि है उसके आसपास जो तनाव चल रहा है उसको बंद कर दिया जाता है, जहाज का आवागमन बंद हो जाता है, सारे व्यापार का वो सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है। तो वहां पे जो तनाव चल रहा है तो उसी से संबंधित ये योजना आप कह सकते, क्योंकि अगर हार्मुज जल संधि से व्यापार नहीं होगा, जहाज आएंगे जाएंगे नहीं, तो क्या क्या होगा भाई? वहां पे रास्ता बंद कर दिया तो जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, लॉन्ग रूट पे जाएंगे जिससे ज्यादा समय लगेगा, माल सही समय पे नहीं पहुंच पाएगा, और दूसरे लंबे रूट से जाएंगे, ज्यादा तेल लगेगा, ज्यादा खपत होगी, तेल महंगा होगा, तो माल ढुलाई यानी कि शिपिंग महंगी हो जाएगी। और उधर खतरा है, किसी शिप के ऊपर आकर के बम फूट गया तो इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। जो शिप है, जो उसका माल है, उसका इंश्योरेंस होता है तो वो भी महंगा हो गया क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ गया। तो ये सब चीजें अभी हो रही है वर्तमान। तो उसी के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो व्यापारी है, उनमें डर का माहौल है। तो उन्हीं के लिए अभी हमारी सरकार ने ये रिलीफ योजना शुरू की है, क्योंकि इन सब चीजों से भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, सरकार ने इस योजना के लिए कितने का बजट रखा है या कितनी राशि निर्धारित की है? 497 करोड़ रुपए, ये प्रश्न बन सकता है। तो इस योजना के मुख्य लाभ क्या होंगे? इस योजना के आने से क्या क्या फायदे होंगे? जो पहले से माल भेज दिया गया उस पर 100% जोखिम कवर होगा। नए निर्यात पर जो अभी नया माल भेजेंगे उस पर 95% तक जोखिम कवर किया जाएगा। एमएसएमई निर्यातकों को 50% तक सहायता मिलेगी और अधिकतम सहायता 50 लाख रुपए होगी प्रति निर्यातक, प्रति एक्सपोर्टर। तो ये कुछ डेटा बन सकते हैं यहाँ से। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल अगर एक लाइन में बात करें कि अभी सरकार ने निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स को नुकसान से बचाने, ऑर्डर कैंसिल होने से रोकने और व्यापार जारी रखने के लिए ही ये योजना शुरू की है, रिलीफ योजना। और इस योजना को निर्यातक प्रोत्साहन मिशन के तहत शुरू किया गया। और ये योजना लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं।
जो निर्यात प्रोत्साहन मिशन की हमने बात की है, इसका उद्देश्य है देश के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना और निर्यातकों एक्सपोर्टर्स को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाना। और जो एजेंसी ये योजना लागू कर रही है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो एजेंसी है ये भारतीय निर्यातकों को बीमा यानी कि इंश्योरेंस और गारंटी प्रदान करती है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होने वाले नुकसान से बच सके। ठीक है, तो पूरी योजना मैंने आपको डिटेल में बता दी है, पॉइंट टू पॉइंट आसानी से एक्सप्लेन कर दी, आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से किस तरह से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं। देखो, एक प्रश्न ये बन सकता है, रिलीफ योजना अभी किससे संबंधित है? कृषि से है क्या? नहीं। निर्यात से है क्या? हाँ, बिल्कुल आंसर होगा निर्यात, निर्यात से है। एक बन सकता है, रिलीफ योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? मेक इन इंडिया? नहीं। डिजिटल इंडिया? नहीं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन? तो यही इसका उत्तर होगा। अगला है, रिलीफ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है भैया? आयात बढ़ाना है क्या? आयात से लेना देना नहीं है। निर्यातकों को सहायता देना, हाँ ये जरूर है, निर्यातकों को सहायता देना इसका उद्देश्य है। अगला देखो, इस योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? आरबीआई? नहीं। सेबी? नहीं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी के बारे में हमने पढ़ा था, तो यही इसका उत्तर होगा। एक प्रश्न बन सकता है, रिलीफ योजना का कुल बजट कितना है? पढ़ा था मैंने, कहा इंपॉर्टेंट आ सकता है यहाँ से ये प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा 400 वाली लाइन में जाओ, 497 करोड़ रुपए, लगभग 500 करोड़, आप ध्यान रखना। राहत योजना 2026 ये शुरू करने का मुख्य कारण क्या है? अब यहाँ पे ये राहत योजना भी देखो ऐसे आ सकता है, या रिलीफ योजना, रिलीफ को ही राहत बोलते हैं, कई बार एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, तो वही है, ये अलग नहीं है ना, इसलिए मैंने एक प्रश्न उस पर भी बना के दे दिया आपको। अब मुख्य उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, क्या कृषि उत्पादन बढ़ाना है क्या? नहीं। बेरोजगारी या महंगाई से संबंधित है क्या? नहीं। ये निर्यात से संबंधित है। अब देखो, निर्यात वाला भी इसमें प्रश्न ऑप्शन नहीं रखा है मैंने, थोड़ा और डीप में कर दिया गया प्रश्न को। तो पश्चिमी एशिया में जो तनाव बढ़ रहा है, हॉर्मुज जल संधि जो बंद कर दी जा रही है बार बार, जब बंद भी नहीं कर रहे हैं तो वहां से जब शिप निकल रहे हैं तो उनके फूटने का, उन पे बम गिरने का डर है, तो जो तनाव है ना वहां पर, उसके कारण ही, उसी से संबंधित ये योजना, अगर वो तनाव नहीं होता आज तो हमें ये योजना शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रश्न देखो इनडायरेक्टली पूछ लिया गया, पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं वो हर तरह के प्रश्न डाल रहा हूं, सिंपल भी डाल रहा हूं और किस तरह से टिपिकल वो बना सकता है, फैक्चुअल वाले भी डाल रहा हूं। देख ला, बीच बीच में प्रश्न जो मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा इसमें फैक्चुअल भी होते हैं, जो डायरेक्ट डेटा उठा करके आपको बस डेटा याद होना चाहिए, और एक आध प्रश्न में ऐसे भी डालूंगा जो फैक्चुअल नहीं होंगे, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, उस मुद्दे के बारे में पता होनी चाहिए, तो ही आप उस प्रश्न को कर पाओगे। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। अब वो किस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो वो उस पर भी निर्भर करता है वैसे, लेकिन जब इस तरह के सेट में आपको कराऊंगा तो मैं हर तरह को टच करूंगा। लेकिन अभी केवल 1 या 2 प्रश्न में ही डेली में इस तरह की ये सेट लेकर के आऊंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई नई चीज अगर मैं शुरू करता हूं ना तो उसका ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने को मिलता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। वो आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट मुझे फेस करना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसा करने से क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ेगा वीडियो का। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, मैक्सिमम बच्चे ये हैं कि छोटा वीडियो बनाओ, छोटा, उनको मतलब नहीं है कि आप क्या दे रहे हो, उनको तो केवल छोटा वीडियो जाता है। अब ये चीजें करने से जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो समझदार है, उसको पता है कि पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है, वो चीजें हमारी यहाँ पे तैयार हो रही है, यहीं पे रिवीजन हो जाएगा इनके माध्यम से, तो उनको पता है, तो 2-4 मिनट ऊपर बढ़ जाएगा तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैक्सिमम बच्चे कहते हैं नहीं छोटा, उनको मतलब ही नहीं है कि क्या एग्जाम में प्रश्न हमसे बैठे ना बैठे, तुम तो छोटा बनाओ। तो जब मैं बड़ा बना दूंगा इस तरह से तो वो हमारा वीडियो नहीं देखता है, उससे हमारा व्यू काउंट डाउन हो जाता है, तो ये मेरे लिए नेगेटिव इफेक्ट। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ो जिन लोगों को ये अच्छा लग रहा है, ताकि जो हमारा वीडियोस नहीं देख रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, कम से कम आप जब अपने दोस्तों को जोड़ोगे तो वो कंपनसेट हो जाएगा मामला। तो हमारे पास मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये पैटर्न समझ में आ रहा है, जिनको टाइम की चिंता नहीं रहेगी, या 2-4 मिनट बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें चीज तो मिल रही है। एक 20 रुपए का डोसा आता है, प्लेन डोसा, अगर मसाला डोसा है तो वो ऑब्वियसली बात है 20 में तो नहीं आएगा, 25 में आएगा, तो 20 से 25 रुपए बढ़ रहा है रुपया, तो एक्स्ट्रा चीज भी तो मिल रही है, और फिर तब मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो इंतजार करते हैं आप लोगों का, आपके दोस्तों के जुड़ने का, जब तक 1-1, 2-2 क्वेश्चन पे हम करते रहेंगे। जब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी तो हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे इस तरह से। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी गुरुग्राम में गैस एटीएम किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? तो सही उत्तर होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अभी बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम को लॉन्च किया है, और इस एटीएम का नाम इन्होंने क्या रखा? भारत गैस इंस्टा एलपीजी। कहां पर शुरू किया? गुरुग्राम में, गुरुग्राम के सोहना सेक्टर 33 में, सेंट्रल पार्क स्क्वायर वैली के पास, गुरुग्राम, ध्यान रखो। तो इस एटीएम में क्या होगा, यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट में आपको नया सिलेंडर मिल जाएगा। इससे अब आपको डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से एटीएम पे जाते हो, पैसे निकल के लाते हो, वैसे यहाँ पर भी काम होगा।
तो उद्देश्य क्या है इसका करने का? गैस की कमी के समय लोगों को जल्दी और आसानी से सिलेंडर उपलब्ध कराना, कालाबाजारी से रोकना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो आप पुराने लोहे के सिलेंडर आते हैं जिसमें 31 किलोग्राम तक की गैस आती है, तो वो लेकर के जाओगे और उसके बदले में नया कंपोजिट सिलेंडर जो आपको मिलेगा वो 15 किलोग्राम का होगा, हल्का होगा, पारदर्शी बॉडी होगी, मतलब अंदर का जो गैस लेवल है वो भी आप देख पाओगे, ये इसकी खासियत है। और इसमें जंग नहीं लगेगा, लोहे का नहीं है, ज्यादा सुरक्षित भी बताया जा रहा है। तो ये इसकी खास बातें हैं। और स्टॉक सिस्टम मतलब किस तरह से है, जैसे एटीएम में पैसे भरे जाते हैं उसी तरह से यहाँ पे एक बार में 10 सिलेंडर रखे जाएंगे, फिर आप लेते जाओगे, खाली सिलेंडर रखते जाओगे, लेते भरा लेकर के चल जाओगे, खाली रख के चल जाओगे। तो इसमें इन्होंने सिस्टम सेट कर दिया, जब इनके पास 2 सिलेंडर से कम होंगे तो अपने आप अलर्ट पहुंच जाएगा गैस एजेंसी को, फिर वो आएगी, खाली सिलेंडर ले जाएगी और भरे रख जाएगी। ऐसे काम करेगा, मतलब काम करने की प्रक्रिया बता दी। आपको याद है भारत का पहला अनाज एटीएम ये भी कहां पर खुला था? गुरुग्राम में, जिसका नाम क्या था? अन्नपूर्णी। और बीपीसीएल की बात कर लें चलो यहाँ पे, तो ये एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीएमडी है संजय खन्ना। अच्छा, एलपीजी की भी बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, आप सभी जानते हो। और मुख्य रूप से इसमें किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं, मैंने वैसे कई बार बताया आपको। इसमें जो स्मेल आती है, जो गंध आती है, उस गंध को लाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, वो जानकर के वो गंध हम इसमें पैदा करना चाहते हैं, ताकि जब ये लीक हो तो हमें वो स्मेल आ जाए तो हम एक्टिव हो जाए, वरना गैस लीक होती रहेगी, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो क्या मिलाते हैं उस गंध के लिए, ये आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देख, अगला नहीं देखेंगे, एटीएम की बात हो रही है, एटीएम से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज कराएंगे आपको। देखो, एटीएम का जो आविष्कार है उसके करने का श्रेय जाता है ग्रेट ब्रिटेन के जॉन शेफर्ड बैरन को। विश्व का पहला एटीएम लंदन में स्थापित किया गया था 1967 में, ब्रिटिश बैंक बार्कलेज में। भारत का पहला एटीएम स्थापित किया गया था मुंबई में 1987। भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम ये एसबीआई ने लॉन्च किया था केरल में 2004 में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने ही किया था, डल झील में 2021 में। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। भारत का पहला रियल गोल्ड एटीएम स्थापित हुआ था हैदराबाद में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित हुआ गुरुग्राम में। किस बैंक ने डल झील में एक तैरता हुआ एटीएम खोला? हमने ऊपर ही पढ़ लिया, एसबीआई। देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च हुआ था भुवनेश्वर में। और अभी ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन अभी कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा इम्फाल में, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। तो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 की, और अभी इसका ये तीसरा एडिशन आयोजन किया गया है। इसका तीसरा एडिशन का 21 से लेके 22 मार्च, यानी कि 2 ही दिन हुआ, 21 और 22 मार्च को। कहां पर? इम्फाल में। और आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व भारत के फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना। अच्छा, मणिपुर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर रहा हूं आपको। एक मणिपुरी फिल्म है बूंग, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, छुपा रुस्तम प्रश्न है ये। अभी जो 79 नंबर के बाफ्ता अवार्ड्स 2026 की घोषणा हुई थी ना, उसमें बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार इसने जीता था। बूंग इसका नाम है। इसके डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है। और नॉर्थ ईस्ट से ही बनने वाले अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पूर्वोत्तर की पहली मछली संग्रहालय को खोला गया था अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर पूर्व का दूसरा आईआईएम खुलेगा असम के कामरूप में। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई थी अगरतला त्रिपुरा में। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना मिजोरम। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना त्रिपुरा। उत्तर भारत का पहला हरित यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के धबोटा में। और नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला कहां पे रखी गई थी? शिलोंग में। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में। पीएम मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरेन में नेशनल हाईवे पर, कितना लंबा नेशनल हाईवे पे? 4.2 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा अभी शुरू की, उद्घाटन किया। और ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। अच्छा, ये प्रश्न आपके एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक बन सकता है, कि भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को किस सम्मेलन में घोषित किया था? आसियान समिट 2014। और उससे पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको लॉन्च किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव ने। कब? 1991 में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना, मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें उससे पहले मणिपुर भी ले चलना पड़ेगा आपको। मणिपुर में हो रहा है क्योंकि ये रहा मैप में। मणिपुर कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह नए बने थे। और अभी मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? नेमचा किपगेन। आपको याद है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। मणिपुर
में ही आपको लोकटक झील मिलेगी, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। यहाँ का मार्शल आर्ट है थांगटा, ठीक है। तो मणिपुर से ये सारे स्टैटिक ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? तो पहले तो यही पूछ लूं मैं, ये दिवस मनाते कब है, फिर उसके बाद थीम वाला प्रश्न भी बन जाएगा। तो मनाते पूछे हैं तो आंसर करना है 23 मार्च को, और थीम क्या है? तो आंसर होगा ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, यानी कि आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। तो हम बात कर रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस की, जो 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में, तो इसीलिए 23 मार्च को। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ध्यान में रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पहली बार इस दिन को 1961 में मनाया गया था। थीम याद रखना ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। वैसे 23 मार्च से आपको याद आएगा कि इस दिन हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं भारत में। क्या हुआ था इस दिन? हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पे लटका दिया था। वो दिन था 23 मार्च 1931 का। तो उन्हीं के बलिदान को याद करने के लिए हम ये भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। अब देखो, डेज में लगातार 2-3 दिन से आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं। आज मैं आपको डेज रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज एक काम करता हूं, क्योंकि मैं पूरा लिखने के लिए बोलूंगा, आप में से मैक्सिमम लोग लिखते ही नहीं है, तो मैं 2-4 पूछ ही लेता हूँ। उस बहाने आप बताएंगे तो सही, कम से कम आपका रिवीजन हो, मेरा बस यही उद्देश्य है। एक बताओ आप मुझे, जन औषधि दिवस हमने कब मनाया? एक बताओ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हमने कब मनाया? और एक बताओ अभी अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये हमने कब मनाया? 3 सिंपल से प्रश्न पूछ लिए, इनके उत्तर तो दो, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एक पुस्तक है जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी ने। तो बुक का नाम क्या है? करुणा द पावर ऑफ कंपेशन। कैलाश सत्यार्थी ने इस बुक को लिखा है। तो इस किताब में बताया गया कि करुणा यानी कि दूसरों के दुखों को समझना, मदद करना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दुनिया बदलने की एक ताकत है, ऐसा इस बुक में बताया है। लेकिन वास्तव दुनिया में मैक्सिमम लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। जब आप दूसरे की मदद करने जाते हो ना, तो फायदा उठाया जाता है। खैर, कैलाश सत्यार्थी की बात कर लें, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, उनके बारे में आप सभी जानते हो। 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम बता सकते हैं आप में से कोई? क्या नाम है? हिंट मैं आपको दे दूं, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम जिस पर है ना, उसे हम डेली इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, कम से कम पूजा पाठ करते हैं तब तो करते ही हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं दिया सलाई, मैच स्टिक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। चलो कुछ बुक्स मैं आपको रिवाइज करा दूं, जो अभी 2026 में बुक्स आई हैं वो कराता हूं। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा है। अच्छा, ये प्रेम नाम से आपको कुछ याद आ रहा है? कोई नाम याद आ रहा है? प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, वो प्रेम चोपड़ा नहीं, कुछ और प्रेम याद आ रहा है? आपको याद होगा हमारा जो मूल संविधान है उसे अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था? तो उनका नाम प्रेम ही तो था। ऊपर हर पृष्ठ में आपको प्रेम लिखा हुआ दिखाई भी देगा। क्या नाम था उनका पूरा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो वो प्रेम, वो भी एक प्रेम है, याद रखना, क्योंकि उस पर प्रश्न बनता है एग्जाम में। बाकी एक बुक आई थी अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, इसको विजय गोयल ने लिखा। द सेज वू री इमेजिन हिंदुइज्म, इस बुक को लिखा शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को धीरज काकड़िया ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को मनोज मुकुंद नरवणे ने। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल को नवीन कुंडू ने। द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस ऑफ एयर मिसाइल यानी कि आकाश पुस्तक को लिखा है जी चंद्रमौली ने। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। एक बार शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को बोलना जरूर, क्योंकि आजकल इतने सारे उनके पास वीडियोस आते हैं कि वो देखते ही नहीं है। तो एक बार शेयर करके बोलना जरूर कि भाई एक बार विजिट जरूर करें हमारे कहने पे। मुझे यकीन है आप बोलोगे तो वो जरूर देखेंगे। बाकी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करना। और इनकी पीडीएफ और इनकी जो क्विज होती है जहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो सब आपको मिलेगा कहाँ पर? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एलईडी फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन के तहत भारत का पहला लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन किस प्रोजेक्ट को मिला है? तो मेट्रोपोलिस। फिर पूछा भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिव सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया? कोच्चि में। फिर पूछा जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए अभी किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी? वैसे तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है, लेकिन
अभी महाराष्ट्र ने भी ऐसा कर दिया है। उसके बाद पूछा वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम शुरू किया, उसे वित्त पोषित कर रहे हैं, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर अगले में पूछा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की है, कहां पर, जम्मू कश्मीर। और विलियम डेल रिम्पल को किस पुस्तक के लिए भी मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 मिला है, तो आंसर होगा द गोल्डन रोड। फिर पूछा 2026 में वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है, तो आंसर होगा वाटर एंड जेंडर। फिर पूछा विधान साथी एआई चैटबॉट को अभी किस विधानसभा ने लॉन्च किया है, दिल्ली। फिर पूछा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को किस देश में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया, ब्रिटेन में। फिर पूछा था कि विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय थीम क्या है, तो आंसर होगा इंडस्ट्री फॉर वाटर। बाकी चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, अभी चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है, तो आंसर होगा हेवन 1। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।